डन। चलो देखो क्या पढ़ना है अपने को, एनपीओ। एनपीओ में क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल, एजुकेशनल, सर्विसेज देना, है ना। यानी कि उद्देश्य क्या नहीं है इसका, नॉट प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ऑब्जेक्टिव, बल्कि क्या करना है, देखो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे चैप्टर में से, और 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये 10 नंबर का बाइफरगेशन ऐसा है, 1 मार्क में 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स में 1 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन टोटल इसमें से आते हैं 10 नंबर के। एक ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, एक 3 नंबर का आएगा और एक 6 नंबर का आएगा। और एनपीओ मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज, बेसिकली जितने भी इंटरप्राइजेस होते हैं वो सारे के सारे काय के लिए होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जिनका मोटिव यानी उद्देश्य ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्निंग करें, बल्कि क्या होता है कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे, जो सोशल सर्विसेज है वो करे, मेडिकल फैसिलिटी दे यानी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे ट्रस्ट हो गए, या बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जो ट्रस्ट के होते हैं, या बहुत सारे स्कूल होते हैं जो ट्रस्ट के होते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि सबको हेल्थ फैसिलिटी मिले, सबकी दवाई हो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। जैसे एमवाई हॉस्पिटल है जो अपने इंदौर का, उसमें तुम जाओगे तो ये देखोगे कि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेसमेंट में एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, टोटल दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, इवन दूध, खाना सुबह शाम का सब कुछ फ्री मिलता है। और सिर्फ क्या होता है, लोग वहाँ पर जाके डोनेशन करते हैं। तो जब इस उद्देश्य से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि हम सिर्फ क्या करेंगे, समाज सेवा करेंगे, या फिर हम या तो सोशल सर्विस देंगे, या फिर हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे और हम सिर्फ उन मेंबर्स के इंटरटेनमेंट का ध्यान रखेंगे। हम क्या करेंगे, उन मेंबर्स के इंटरटेनमेंट का ध्यान रखेंगे, उन मेंबर्स को जो भी इंटरटेनमेंट देना है वो सब हम देंगे उनसे, उसके बदले हम उनसे कुछ फीस चार्ज करेंगे, लेकिन हम इस ट्रस्ट से या इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं करेंगे। यदि हमको मान लो कोई प्रॉफिट हो भी गया तो हम अपने मेंबर्स के इंटरटेनमेंट में लगा देंगे, उनके वेलफेयर में उसको खर्च कर देंगे। ये है चैप्टर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पर्पस क्या है, अर्निंग या नॉट अर्निंग, नॉट अर्निंग। ठीक है, अच्छा एक चीज ये होती है कि नॉट अर्निंग तो है, पर पैसा आएगा कैसे, इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे कैसे आएंगे, तो डोनेशन से आते हैं। बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, चंदा मिलता है इनको। डोनेशन के बाद जो मेंबर बनता है, यदि मान लो कोई क्लब है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया या हेल्थ क्लब हो गया, या कोई से ऐसे फिटनेस क्लब है, या कोई लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर मेंबरशिप चार्ज होता है। वो जो मेंबरशिप चार्ज होता है उसके माध्यम से उनको पैसा हर साल आता रहता है। उसके बाद कुछ सब्सक्रिप्शंस होता है, चंदा लिया जाता है, कुछ लोन्स लिए जा सकते हैं, और कुछ ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। यदि आप स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलो और समाज सेवा के लिए काम करो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कुछ चीज़ें देती हैं। और यदि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकती
तो आपको ग्रांट देती है, यानी कुछ पेमेंट देती है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कैसे दे सकती है गवर्नमेंट, जैसे आपका बिजली का बिल माफ कर दे, है ना, या ऐसे कोई भी फैसिलिटी दी जा सकती है। और नहीं दे पाती तो फिर आपको कुछ अमाउंट एक फिक्स कर देती कि इतना अमाउंट आप ले लो और लोगों की भलाई करते रहो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनपीओ के, कि ये भी एक एंटिटी है, लेकिन कैसा एंटिटी है, ये भी एक संस्था है, पर कैसी संस्था है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है, बल्कि सोशल या कल्चरल वेलफेयर के लिए। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, एजुकेशन को बढ़ावा देना, हेल्थ को, या जो मेंबर हैं उनके एंटरटेनमेंट को, या फिर रिलीजन को बढ़ावा देना। वो सारे रिलीजियस ट्रस्ट भी होते हैं ना, जो अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, बाबा वाले। ओनरशिप किसी एक का हक नहीं होता, सबका हक होता है, यानी इसके लिए एक बनता है ट्रस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। मैनेजमेंट जो होता है, जो भी ट्रस्टी होते हैं वो मैनेज करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद जो फंड है उसका मैनेजमेंट मेंबर्स और सारे लोग मिलके करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो 3 बनते हैं। क्या 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं जो हमको पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। क्या 3 बनेंगे? एक बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो बिल्कुल कैश बुक जैसा होता है। जो तुमने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी होगी, बिल्कुल उसके जैसा होता है। आगे बात करेंगे। ये होता है तुम्हारा P&L अकाउंट जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है। चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है इसलिए कैश बुक भी नहीं बनती, सिर्फ ये बनता है कितना पैसा आया और कितना गया। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से इसमें क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यदि ये प्रॉफिट मेकिंग होता तो जो तुमने 11th क्लास में पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी है, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, फिर वो पूरी प्रोसेस होती। पर चूंकि ये प्रॉफिट अर्निंग नहीं है इसलिए सिर्फ 3 चीजें बनती हैं। क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। डन। आगे चलें। अब जब हम आगे चलते हैं, हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3 चीजें पढ़नी है, लेकिन इन 3 चीजों को पढ़ने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट सीखने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एडजस्टमेंट सीखने की। ये ध्यान रखना, फिक्स है, चैप्टर 10 नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर और एक क्वेश्चन 6 नंबर। मेहनत कम है अदर चैप्टर में के मुकाबले। जैसे पार्टनरशिप पढ़ने जाओ तो 30 नंबर का है, लेकिन उसमें 7 टॉपिक है करीब करीब। कंपनी पढ़ने जाओ वो भी बड़ा लेंदी है ना, पर ये छोटा सा है। तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी वो पहले टॉपिक से होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है ये? इसमें कुछ खासियत लिख लो, इट इज, क्योंकि ये उसमें आ जाता है, इसमें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं ये चीजें। जितना बेसिक अच्छा होगा उतना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे। इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। That is, it is just like कैश बुक। कैश बुक का क्या सिस्टम है कि यदि हमको रिसिप्ट है तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे,
और यदि हमने पेमेंट किया है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। यही कैश बुक में होता था और यही यहां पर भी होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। कहां से पैसा आया, कब आया, मतलब ना तो टाइम से मतलब है, ना तो इस बात से मतलब है कि वो कब का है, किसका है, कैसा है। सिर्फ इस बात से मतलब है कि पैसा आया है और पैसा गया है। पेमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ या इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को पेमेंट किया, सिर्फ इस बात से लेना देना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट कंसीडर टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करता, या यूं कहो कि ये टाइम फैक्टर को इग्नोर करता है। समय से कोई लेना देना नहीं। मतलब जैसे देखो, तुमने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, 11th कॉमर्स अकाउंट के अंदर तुमने कुछ चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यदि पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। तो जब अकाउंटिंग के तुमने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहता था कि आपको अकाउंटिंग करने के लिए 12 महीने का, 12 मंथ का एक पीरियड डिसाइड करना है और उस 12 महीने में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। यहां पर भी सेम है, आपको एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना है 12 महीने का और उस 12 महीने के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखने हैं। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट इस बात को इग्नोर करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, उसमें हमें पैसा रिसीव हुआ और हमने किसी को पैसा दिया, सिर्फ इतना मतलब है। सिर्फ किससे लेना देना है, पैसा आने से और पैसा जाने से। कब का है, कौन से ईयर का है, कोई लेना देना नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमने अकाउंटिंग शुरू की 1 अप्रैल 2019 से और खत्म 20 से शुरू कर दो और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, ये 12 महीने का टाइम हो गया। अभी इस 12 महीने के दौरान इन 12 मंथ में कहीं से भी पैसा आए, किसी भी बात के लिए पैसा रिसीव हो, यदि एनपीओ को कैश रिसीव होगा तो एनपीओ उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड लिख लेगा और यदि पेमेंट करेगा तो क्रेडिट साइड लिख देगा। दैट्स इट। उसको साल से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में वो पैसा या तो रिसीव होना चाहिए या पे होना चाहिए। सर मतलब आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग से इसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किस पे बेस्ड है, कैश बेसिस पे। ठीक है, अभी तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड हुई थी तो इसमें क्वेश्चन आया था 1 नंबर। कल परसों पेपर हुआ था ना, उसमें देखोगे ढंग से तो 5वें 6ठे नंबर में क्वेश्चन है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, तो कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, उसके बाद टाइम फैक्टर को ये क्या करता है, कंसीडर नहीं करता, यानी यूं कह सकते हो कि इग्नोर टाइम फैक्टर, टाइम पीरियड को इग्नोर कर देता है। बस जिस ईयर पे, जिस अकाउंटिंग ईयर पे काम कर रहे हो, इसको सिर्फ किस बात से मतलब होता है, इसमें पैसा या तो रिसीव हो या पे हो। कब का है कोई लेना देना नहीं। क्लियर है क्या? बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, पूछ लेना। ठीक है, तीसरी चीज, इट इज रियल अकाउंट। ये क्या है? एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या मतलब है सर? तो 11th में तुमने पढ़ा होगा, अकाउंट 3 तरह का होता है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, है ना। रियल का फंडा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आओ डेबिट करो, तो रिसिप्ट डेबिट हो गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पेमेंट करोगे वो तुम्हारे बिजनेस से जाएगा, उसको क्रेडिट कर दोगे। इसी पे बेस्ड है। यानी आ गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट किस तरह का अकाउंट है, विच टाइप ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव रियल अकाउंट है। बराबर है। 3 चीजें हो गई। अब उसके बाद
क्या है ये? इट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस की क्या होती है? समरी होती है, बिल्कुल कैश बुक के जैसी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें इट मे हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, छठा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स whether it is revenue और कैपिटल। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू पेमेंट है, कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल पेमेंट है, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ यदि पेमेंट है या रिसिप्ट है तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। बराबर। अच्छा, अब सर ये भी बता दो कि साला रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल क्या है ना? तो इसकी बात अपन थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। इतना नोट कर लिया क्या? वैसे मुझे जितना समझ में आया मैंने लिखा दिया, और कुछ यदि आगे आएगा तो और कुछ इसमें लिख लेंगे। कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। घड़ी बंद है, कितने मिनट? ठीक, चलो चलो ठीक है, नोट कर लिया। इसका एक फॉर्मेट है जो सबकी बुक्स में मिल जाता है, लेकिन मैंने पीडीएफ फाइल बना रखी वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, है ना? हाँ, यदि एप्लीकेशन है मेरी तो उसमें भी अपलोडेड है। फिर भी एक छोटा सा रिकैप देख लो, फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। छोटा सा ही बना रहा हूं, है ना? देखो, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, ऐसा करोगे क्या? पिताजी का आशीर्वाद ले तो ठीक है, पर पिताजी यदि नाराज हो जाएं तो वो क्या कर देते हैं? राफ्टा देते ना। तो रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता इसमें ना, रिसिप्ट और पेमेंट होता है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, फिक्स है। यहां पर शुरुआत होगी टू ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस बीडी कैश का या बैंक का, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर जो रिसिप्ट होगी टू कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ भी हो सकती, तुम्हारे बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है। यदि आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो उसमें 1.3 पेज नंबर पर दिया हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा आज। टू कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही इधर होगा बाय रेवेन्यू पेमेंट और बाय कैपिटल पेमेंट, और उसके बाद बाय बैलेंस
CD, क्लोजिंग बैलेंस कैश का और बैंक का। आपस में बातें नहीं होना बेटा। ये टोटल। अब मैंने ये जो बनाया है वो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए बनाया है। चलो, इसमें हो सकता है जब तुम ये बनाओ तो तुम्हारा इन दोनों में से कुछ बैलेंसिंग फिगर के रूप में आए, मे बी बैलेंसिंग फिगर, बेस्ट फ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, जो बोलना है वो बोल लो, पर आ सकता है। ठीक है, अब देखो, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है तो क्लोजिंग होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकले, ठीक, लेकिन ये और ये तुम्हारे क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा। देखो, अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, काम की चीज ये थी, मैंने इसलिए ये लिखा है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम में, ठीक है, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो जाएगी तुम्हारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बराबर। जो तुम्हारा रेवेन्यू पेमेंट है ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, और जो कैपिटल पेमेंट है वो जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये फिक्स रख याद रखना। तो सर अब ये भी बता दो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है ना, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट यानी वो रिसिप्ट जिसका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा, जिसका बेनिफिट सिर्फ कितने के लिए होगा? एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे सब्सक्रिप्शन, चंदा है ना, बोलते हैं ना माता जी बिठाना है चंदा इकट्ठा कर लो, गणेश जी बिठाना है चंदा इकट्ठा कर लो, तो हर साल कलेक्शन करते हो ना, माता जी पिताजी को बिठाते हो, गणेश जी को, तो हर साल चंदा कलेक्ट होता है ना। तो सब्सक्रिप्शन हर साल कलेक्ट होता है, जिस साल कलेक्ट होता है उसी साल खत्म भी हो जाता है, इसलिए वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि उसका बेनिफिट सिर्फ एक साल के लिए मिलेगा। मान लो तुमने बैंक में एफडी कर दी, एनपीओ है, बहुत ज़्यादा डोनेशन आ गया, पैसा घर पे रखोगे यानी ट्रस्ट में रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, 10 लाख रखोगे तो 10 लाख ही रहेगा, पर बैंक में जमा कर दोगे तो थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा, है ना। तो जो उस पर इंटरेस्ट मिला वो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी ईयर, जब तक एफडी रहेगी हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि वो हर साल मिल रहा है, बार बार इनकर हो रहा है। यानी यदि कोई चीज़ बार बार होगी तो वो रेवेन्यू है, जिसका बेनिफिट एक ही साल तक के लिए होगा वो क्या है? रेवेन्यू है। पर यदि किसी चीज़ का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा तो वो क्या है? कैपिटल है। किसी चीज़ का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा तो वो क्या है? कैपिटल है। यदि वो रिसीव हुआ तो कैपिटल रिसिप्ट है, और तुमने पेमेंट कर दिया तो वो क्या है? कैपिटल पेमेंट है। ठीक, अच्छा, मान लो कुछ चीजें इनको मिलती हैं, जैसे इनका सोर्स अपन ने पहले ही पढ़ा था कि सोर्स क्या है इनका, तो पहला सोर्स था डोनेशन। अच्छा, पहला सोर्स क्या था? डोनेशन। डोनेशन दो तरह का होता है। अच्छा सर, दो तरह का कैसे? एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन सर ऐसे समझ में नहीं आया, देखो बेटा, एक होता है कि माता जी का को बिठाया तुमने, 9 दिन हो गए, उसके बाद फिर तुम क्या करते हो? भंडारा करते हो, है ना। भंडारा क्या है? जनरल है, कोई भी आओ कोई भी पाओ, लेकिन तुम ब्याह कर रहे हो तो तुम पत्रिका छपवाते हो,
और सिर्फ उतने ही लोग आते हैं जितनों को पत्रिका मिलती है, दैट इज स्पेसिफिक है। हर कोई किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, है ना, सही है ना। बस ऐसे ही इसमें भी है। डोनेशन एक ट्रस्ट को मिला या एनपीओ को डोनेशन मिला और वो जनरल डोनेशन है, यानी सिर्फ ऐसा लिखा है डोनेशन रिसीव्ड, तो वो जनरल डोनेशन है। लेकिन ये लिख दिया जाए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो स्पेसिफिक है। अरे जैसे अभी तुम आवारा घूमते हो तो तुम्हारा ब्याह किसी के साथ भी हो सकता है, तुम अभी क्या हो, जनरल हो, है ना। लेकिन तुम्हारी सगाई हो जाए तो फिर तुम क्या हो जाओगे, स्पेसिफिक। तुम किसी के हो गए ना, नाम फिक्स हो गया, तुम्हारे नाम का बिल फट चुका है ना, तो वो स्पेसिफिक है। ऐसे ही डोनेशन, सिर्फ डोनेशन मिला तो जनरल डोनेशन। लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख दे तो फिर वो डोनेशन क्या है, स्पेसिफिक है। उस डोनेशन का यूज तुम सिर्फ किस बात के लिए कर सकते हो, बिल्डिंग के लिए, अदर देन बिल्डिंग अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम एनपीओ बनाओगे तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। यदि तुम उन फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जो सोशल वेलफेयर का काम है ना, वो बंद करवा देगी सरकार कि दादा तुमने शुरू कैसे किया था और खत्म कैसे कर रहे हो। ऐसा अलाउड नहीं है, आपको लॉ में रह करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, जनरल डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन है तो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, बार बार रिसीव होगा तो रेवेन्यू है, बराबर। मेंबरशिप फीस, मेंबर से हर साल फीस लोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन ऐसा लिख दिया लाइफ मेंबरशिप फीस, जीवन में एक ही बार आएगी और एक बार भरो जीवन भर चलो काम है ना, बराबर है ना। तो फिर वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्लियर। ऐसे ही पेमेंट में आए तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरी, सैलरी दी, एक वर्ड आता है इसमें होनोरेरियम। होनोरेरियम का मतलब होता है जब हम कोई गेस्ट बुलाते हैं किसी स्पेसिफिक लेक्चर के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, किसी बात के लिए, जब हम स्पेसिफिक किसी पर्सन को बुलाते हैं और उसको जब हम रेम्युनरेशन देते हैं, मेहनताना देते हैं, तो उसको होनोरेरियम बोला जाता है। अच्छा, जितनी बार उसको पैसा दोगे उतनी बार आएगा वो, है ना। अरे तुम पहली क्लास पढ़ी तो पहली क्लास की फीस भरी, दूसरी पढ़ी तो दूसरी की पढ़ी, 12वीं तक हर साल फीस भरते हो ना। तो ऐसे ही है कि यदि सैलरी, होनोरेरियम या बिजली बिल या टेलीफोन बिल, ऐसी कोई भी सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हो जो तुम्हें हर साल बार बार लेनी है, तो वो क्या है, रेवेन्यू पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर आया कैपिटल पेमेंट। मान लो तुम कोई स्पोर्ट्स क्लब हो, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब हो, तुमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, तो वो क्या है, कैपिटल है। क्यों? रोज बैट थोड़ी खरीदते बैठोगे, जब वो टूटेगा या हो जाएगा तभी खरीदोगे, है ना। बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल कैसे, वो डंडे से यूं मारने वाली होती है, वही होती है ना। तो या मान लो कोई जिम है, फिटनेस क्लब है, जिम, एक बार औजार खरीद लिया तो बस हो गया काम, जीवन भर यूज करते रहो, मतलब 1 साल से तो ज्यादा यूज होता है ना, क्यों, सही है ना। तो ये क्या है, कैपिटल पेमेंट है। बिल्डिंग बनवा दी तुमने या कहीं एफडी कर दी, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सब क्या है, कैपिटल पेमेंट है। और वो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे। नोट करना ब्लू वाला, है ना, ब्लू है पानी पानी जीवन में होना, तो लिख लिया सबने, याद रखोगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, बराबर। आगे बढ़ूं, हाँ, इसका फॉर्मेट के लिए मैं, मतलब उसमें जो मैं फॉर्मेट भेजूंगा ना, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट के नीचे डिटेल में लिखा है कि कौन कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल के नीचे बहुत सारे नाम लिखे होंगे। ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट इधर भी होगा और कैपिटल में भी होगा, पेमेंट में भी 2 ही साइड डिटेल्ड होगा, करीब 1 पेज का पूरा, ठीक है। यहाँ तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, कौन सी चीज कहाँ जाएगी ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। इस पार्ट के लिए इतना ही, आगे की कहानी कल पढ़ेंगे, मतलब अगले पार्ट में, ठीक है ना। ठीक, धन्यवाद।